अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल लिखा था और उसको सॉल्व करना शुरू नहीं किया था। अच्छा, मैं बिल्कुल भूल गया, पता नहीं मैंने कहा है कि नहीं कहा। दुरुश चलो दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें। एमएफए गाइड करता हूँ आज। पहले ना वो जो सवाल उस दिन लिखाया था वो पूरा करता हूँ, फिर मैं एमएफए की पूरी गाइडेंस देके कि अब कैसे करना है और मैंने क्या करना है और आपने क्या करना है। हाँ जी, सवाल को पढ़ लें दोबारा और फिर मैं सॉल्व करता हूँ बोर्ड पे। मैंने एक सवाल लिखवाया था। अच्छा, हम में से कितने बच्चे हैं जो आज आए हैं और पिछले सैटरडे को नहीं थे? नहीं भाई, मेरा सवाल दोबारा ठहरे, मेरा सवाल दोबारा सुने। आप में से कितने, मैंने ये नहीं पूछा कितने लोग हैं जो आज आए हैं, तो सारे आए हैं। मैंने पूछा है जो आज आए हैं पहले दिन, फ्राइडे सैटरडे को नहीं थे। अच्छा, सैटरडे को नहीं थे, लेकिन रश तो इतना ही था, तो बाकी किधर गए? बाकी आज नहीं आए। और आप में से क्या, मतलब क्या सवाल किया मैंने? जो सैटरडे को नहीं थे आज आए। अच्छा ओके, तो मैंने तो वो सारी बेस बना दी एमएफए की। और वो चले, मैंने बहरहाल शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू कराया था और सिर्फ रिकैप दे रहा था। दो सवालों से मैंने आपको ना कुछ बेसिक्स बना के तो आगे फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पे लाना था। एक अच्छा, जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं तो मुझे बिल्कुल अंदाजा है, आप पूछ लीजिएगा, उनको शायद एक दो लेक्चर मिलते हैं, तो इसलिए आप पूछ लीजिएगा, कोऑर्डिनेशन से मिल जाएगा, अगर लेना चाहेंगे तो मिल जाएगा। और प्रॉपर एमएफए मैंने आज ही शुरू करना है। तो एक सवाल मैंने सैटरडे को क्लास में किया था और उसके बाद 4 नसीहतें लिखवाई थी, और फिर आपको मैंने मेक और बाय का एक सवाल बना के सवाल लिखवाया था, उसको सॉल्व अभी करता हूं। तो जो लोग अभी आए हैं वो अगर क्लास में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो सवाल ही कम से कम देख के लिख लें, ताकि सोल्यूशन में कुछ तो बात समझ आए ना। वो लोग साथ वालों से कोई भी साथ ने सवाल नोट किया हो तो नोट कर लें, ताकि मैं अब आगे चलूँ तो इन्वॉल्व तो हूं ना। सवाल नोट कर लें, फिर मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा, जितने लोगों ने हाथ उठाए थे लिखते तो नजर नहीं आ रहे। मैंने कहा साथ वालों से देख के लिखे ना।
चलें ठीक है, लिख लिया। अच्छा लिख रहे हैं जी, लिख रहे हैं। चलें ठीक है, डन। इसमें हम एक प्रोडक्ट बनाया करते हैं और 6 महीने 7 महीने पता नहीं, 1 साल 5 महीने, अच्छा 5 महीने वाला पहला था दिखाना। हाँ ठीक है। मेक ऑप्शन है एक और एक बाय ऑप्शन है। मेक ऑप्शन और बाय ऑप्शन है। मेक ऑप्शन को सॉल्व करते हैं। अगर हमने 1 साल प्रोडक्शन की तो क्या क्या खर्चे होंगे? डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, कितना लगेगा? 20 रुपए और इंटू 15,000। डायरेक्ट लेबर 15 इंटू 15,000 2, और ये इनको ऐड करके टोटल भी लिख सकते हैं। और वेरिएबल एफ 450,000 में से 60% वेरिएबल है। 450 में से 60% 270। फिक्स्ड ओवरहेड्स भी कुछ हैं रेलेवेंट या नहीं है? अच्छा चलें, मशीन का क्या करना? मशीन हम साल किराए पे लाया करते हैं, कितने की? 30,000। तो वो रेलेवेंट है या नहीं है? हाँ है रेलेवेंट। कितना? 30,000। फिक्स्ड ओवरहेड्स तो बताएं क्या? मैं लिखूं? ना लिखूं? अच्छा चलें, जिनको लग रहा है लिखूं वो तो बताएं ना, कितने लिखूं? क्या करूं बताएं? 450 का 40 का 20 जी 36,000। 861। यहां पर जाएं तो क्या होगा? एक तो बाय की कॉस्ट लगेगी, कितने का मिलेगा? 50 का 750,000। और क्या होगा? रेनोवेशन का खर्चा होगा 80,000 और 830। तो मतलब बाय ऑप्शन, यानी वो जो रेनोवेशन करना चाह रहे हैं वो करें और उस दौरान बाय कर लें, हैं? चलें अब मसाइल बताएं जी, सवाल पूछे जो पूछना है। एक सवाल होगा ये, और इसमें भी ना सवाल जो होगा वो 2 तरह के सवाल होंगे, जो मैं खुद बता देता हूं, आपने कोई और पूछना तो पूछ लीजिएगा। एक एतराज ये हो सकता है कि इसको हम यहां की बजाय यहां सेविंग लिख सकते हैं, और एक सवाल ये हो सकता है कि क्या किया है। अच्छा, और मशीन रेंट में शायद मसला हो सकता है। ये मेरे ख्याल में ये 2-3 मसले तो हो सकते हैं। आप अपने मसले बता दें, फिर मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। आप बताएं इसमें और क्या पूछना है। ये 2-3 मसले जो मेरे ज़हन में, आप और बताइए क्या पूछना है।
नहीं इसके अलावा, नहीं इसके अलावा बस ये पूछे। नहीं वहां पर पूरे एफर्ट्स लिए, यानी वहां पूरे 450 लिए और यहाँ कैसे ली? अच्छा 450 से वो 270 भी आ गया और बाकी में से बाकी आपने पूरा वहां लिख लिया और यहाँ पर 80 लिखा। डिफरेंस मेरा ख्याल अभी वही बन रहा है। फर्क कितना है जी? और बेटे सवाल पूछे ना, मैं फिर जवाब देता हूं सारे। हाँ जी, कोई पूछना ही नहीं किसी को, कोई एतराज ही नहीं। अच्छा फिर कुछ और गड़बड़ होगी, देखता हूं कुछ और गड़बड़ होगी। जब हम डिसीजन करेंगे ना, और ये तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, जो एक सवाल पिछली क्लास में कराया था और ये दूसरा है जो लिख के अब सॉल्व किया है। एमएफए में एक टॉपिक है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, जिसमें यही सारी बातें दोबारा हैं, बस टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा। तो अभी भी डिसीजन मेकिंग करनी है। पेपर में तकरीबन कोई 15 नंबर का सवाल लाजमी आता है। लास्ट टाइम भी 15 नंबर का सवाल आया था। दो शक्लें हो सकती हैं सवालों की, या हम किसी एक प्रपोजल का हाँ या ना डिसाइड कर रहे होंगे, या फिर हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे होंगे। दो ही शक्लें हैं डिसीजन मेकिंग की, या किसी एक प्रपोजल का नेट रिजल्ट देख के हाँ या ना करना होगा, या फिर मल्टीपल ऑप्शंस को कंपेयर करके उनमें से चूज करना होगा। ये दो शक्लें हो सकती हैं। अभी चूंकि मैंने एमएफए प्रॉपर लॉन्ग टर्म शुरू नहीं किया, तो मैं आपको ये बात कह लें कि कॉस्ट की ही रिकैप दे रहा हूं कि दो तरह के डिसीजन हो सकते हैं। या तो किसी एक प्रपोजल का इवैल्यूएशन हो सकता है, या फिर कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव हो सकता है। मेक और बाय नहीं, वो जो लिमिटिंग फैक्टर होता था, उसके अलावा तकरीबन सारे डिसीजन मेकिंग में यही काम थे। या हम कुछ ऑप्शंस कंपेयर कर रहे होते हैं, या किसी एक ऑर्डर प्रपोजल उसको एवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो यहां पर भी एमएफए में भी, और जो मैंने शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से लिंक किया है, दो ही तरह के डिसीजन हो सकते हैं सवालों में। या कोई एक प्रपोजल का हाँ या ना करना होगा, या मल्टीपल में से चूज करना होगा। जो कल आपको टिप्स लिखवाई थी 4, वो प्रेफरेबली इसके लिए थी। इसके लिए भी हेल्पफुल हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा और मुहतात होना पड़ेगा। तो जो मैंने 4 टिप्स बताई थी, जो आएगा जो जाएगा, आना था नहीं आएगा, जाना था नहीं जाएगा, 4 बातें की थी। इस प्रपोजल की वजह से जो इंक्रीमेंटल इनफ्लो होगा वो रेलेवेंट है। इस प्रपोजल की वजह से जो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो होगा वो रेलेवेंट है। अगर ये प्रपोजल ना होता तो एक इनफ्लो होना था, इसकी वजह से जाया हो जाएगा, वो रेलेवेंट कॉस्ट है। एक अगर ये प्रपोजल ना होता, एक आउटफ्लो होना था, पक्का होना था, इसकी वजह से बच जाएगा, तो वो रेलेवेंट इनकम है। ये 4 टिप्स बताई थी, मेनली इसके लिए थी। वो चारों टिप्स इसके लिए भी चलेंगी, लेकिन थोड़ा सा और मुहतात जो मैं इसके सोल्यूशन से समझाने लगा। पहले इन आइटम्स को डिस्कस कर लूं, फिर वो जो की बात समझानी है फिर मैं वो बताता हूं। मेक और बाय ऑप्शन थी, यानी हमने या तो एक साल में रेनोवेशन करके प्रोडक्शन रोक के बाय करना था, या फिर खैर है रेनोवेशन को इग्नोर करना था। तो दो ऑप्शंस थी, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया। अगर हम मेक ऑप्शन पे जाएंगे तो हमने मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मशीन रेंट, ये वो खर्चे लिखने हैं जो मेक ऑप्शन होगी तो ये खर्चे होंगे, मेक ऑप्शन नहीं होगी तो नहीं होंगे, वही रेलेवेंट है। इंक्रीमेंटल, तो इसीलिए मैंने यहां फिक्स्ड ओवरहेड्स पूरे लिखने की बजाय सिर्फ 20% लिखे। क्यों? क्योंकि जो बाकी 80% हैं वो एलोकेटेड होने की वजह से होने ही होने, तो सिर्फ 20% रेलिवेंट है। हाँ, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसे हो सकती थी कि आप यहां पर उसको खर्चा दिखाने की बजाय, चूंकि मैंने वर्डिंग सेविंग की यूज की है, तो यहां 36,000 लिखने की बजाय यहां 36,000 को सेविंग लिख लें। प्रेजेंटेशन के हिसाब से दोनों बातें ठीक है, लेकिन बताने का मकसद यह है कि रेलिवेंट पोर्शन सिर्फ 20%, क्योंकि बाकी 80% तो फिक्स्ड ओवरहेड्स होने ही होने हैं। और मशीन का रेंट यहां क्यों लिखा है? क्योंकि मेक ऑप्शन करेंगे तो मशीन किराए पे रखेंगे, वरना तो वापस कर देंगे। तो चूंकि वो मेक ऑप्शन होनी है तो ये खर्चा होना है, नहीं होनी तो नहीं होना, इसलिए रेलिवेंट। मेक ऑप्शन में ये खर्चा होगा, उसको यहां लिख लिया। जो खर्चा नहीं होना वो नहीं लिखा। बाय ऑप्शन में जाएंगे तो रेनोवेशन होगी, बाय ऑप्शन में नहीं जाएंगे तो नहीं होगी, तो इसलिए यहां पर ये रेलिवेंट खर्चा निकला। बाय ऑप्शन में जाएंगे तो परचेज का खर्चा होगा, बाय ऑप्शन में नहीं जाएंगे तो परचेज का खर्चा नहीं होगा। तो ये बाय ऑप्शन के रेलिवेंट खर्चे आ गए। आपने पेपर दे दिया, अच्छा हुआ, दरमियाना हुआ, जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ होगा किसी हद तक, तो ही एमएफए में बैठे हैं, वरना तो इंतजार कर रहे होते। तो आप लोग पेपर भरोसे के काबिल तो देके आए हैं, तभी बैठे हैं, या घर वाले बैठने नहीं देते कि जा तू निकल गए थे फिर आ गए, वरना थोड़े बहुत तो कॉन्फिडेंट हैं। तो जितनी आपने डिसीजन मेकिंग सीखी है, ओके, अब इसके बारे में खास ताकीद ये करनी थी कि हम मशीन रेंट को यहां पर एक खर्चा दिखा रहे हैं, तो अगर हम बाय ऑप्शन में जाएंगे तो वो जो मशीन का किराया पड़ना था वो बच जाएगा ना, तो उसको यहां सेविंग क्यों नहीं दिखा रहा मैं? हाँ, तो काम की बात ये बतानी है कि जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी सिंगल प्रपोजल सवाल सॉल्व हो रहा है, तो इसको करने से जो इनफ्लो होगा, जो आउटफ्लो होगा, वो तो रेलिवेंट है ही है। इसकी वजह से जो कुर्बानी देनी पड़ेगी वो भी रेलिवेंट ले रहे थे। तो सवाल को प्रेजेंट करने के लिए अगर हम इस शक्ल का सवाल कर रहे हैं
तो फिर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कंसिडर होती है। लेकिन अगर हम इस शक्ल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, यानी दो ऑप्शंस को अलग अलग प्रेजेंट कर रहे हैं और उनके टोटल को कंपेयर करके फैसला करना है, तो यह याद रख लें कि हम जिन ऑप्शंस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक को सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना एज अ कुर्बानी या बचत नहीं दिखाते। आप जब 36,000 यहां लिख ही दिया है तो यहां भी लिखेंगे और यहां पर सेविंग भी दिखाएंगे तो डबल हो जाएगा। यहां पर हमने 30,000 का रेंट लिख दिया है, अब यहां लिख दिया है, यहां नहीं लिखा, तो डिफरेंस है ना 30 का। अगर यहां 30 लिख दूं और यहां 30 की सेविंग लिख दूं तो 60 का डिफरेंस नजर आ जाएगा दोनों में। तो हम अगर एक ही ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर तो कुर्बानी और बचत से क्या मुराद है मेरी? कुर्बानी जो इन होना था इसकी वजह से नहीं होगा, उसको मैं कुर्बानी कह रहा हूं, और बचत आउटफ्लो होना था इसकी वजह से बच जाएगा, उसको मैं कह रहा हूं। वो जो चार बातें बताई थी उसमें से तीसरी चौथी की बात कर रहा हूं। तो जब हम मल्टीपल ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं और अलग अलग सॉल्व कर ही रहे हैं, तो एक ऑप्शन को सॉल्व करते हुए दूसरे के ना होने को एज अ कुर्बानी या बचत नहीं दिखाना, वरना डुप्लीकेशन हो जाएगी चीजों की। तो डिसीजन मेकिंग के सवालों की दो ही शक्लें हो सकती हैं, या कोई एक प्रपोजल इवैल्यूएट होना होता है या फिर मल्टीपल ऑप्शंस कंपेयर होनी होती हैं। तो ये इन दोनों के बारे में टिप्स और एक छोटा सा रिकैप बस ये देना था। अब मैं एमएफए पे आता हूं। इससे रिलेटेड आपको कोई पुरानी कंफ्यूजन भी है, पूछिए तो बेटा पूछ लें, फिर मैं एमएफए पे आता हूं। जी, कोई सवाल जो तब बचपन में ना पूछ सके हो, सोचा होगा बड़े होंगे तो पूछूंगा। मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, अल मशहूर एमएफए। आपको ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, क्या कॉपी दोगे, क्या करोगे? हैं? वो एक कोर्स लाइन दे दूंगा आपको, और वो ग्रेड भी देनी है, जो ग्रेड 1 2 3 में चैप्टर्स को हैं। प्रिंट चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी चाहिए? सॉफ्ट कॉपी दे देना, सॉफ्ट कॉपी। तो उसमें जितने टॉपिक्स हैं उनको मैंने ग्रिड के हिसाब से बांट दिया कि किस किस ग्रिड में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और तकरीबन ना रफली कुछ 90 क्लासेस तक चलाऊंगा मैं एमएफए, और ये बगैर एक्स्ट्रा क्लास के इंशाल्लाह आराम से पूरा हो जाएगा। तकरीबन 90 क्लासेस लगती है मुझे एमएफए में, हुई भी तो 25-30 से ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं होंगी, मैं एक्स्ट्रा के बगैर ही तो तकरीबन 90 क्लासेस में कोर्स खत्म कर दूंगा। अच्छा, अब इसमें ना न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों का मिक्सचर है। एमसीक्यूज, इसमें कुछ पूछना, कोई एतराज? अच्छा, ये कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, बस प्रैक्टिस में ऐसा है। ये 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, लेकिन सेक्शन बी इससे ज्यादा बड़ा है। लास्ट टाइम भी तकरीबन कोई 53 मार्क्स शायद इससे थे, 47 इससे थे, तो ये उससे ज्यादा भारी है। ये न्यूमेरिकल है और ये थ्योरी है, और थ्योरी में भी ज्यादातर एमसीक्यूज तो खैर 8-10 नंबर के होते हैं, सिनेरियो बेस्ड होता है। रट्टे वाली चीजें कम हैं, ना होने के बराबर हैं, सिनेरियो बेस्ड है। लेकिन सिनेरियो बेस्ड में जो आपने अंग्रेजी लिखनी है, कहां से आएगी वो अंग्रेजी? नहीं, आपके अंदर कहां से आएगी? कहीं से याद ही करनी पड़ेगी ना। तो याद बहरहाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर कहीं पीपी का कोर्स कर रहे हो, अच्छा कर लिया है, इंग्लिश बोलनी होती है उसमें, कितनी को देर बोलनी होती है? 3 से 5 मिनट बोलना होता है। तो वो जो बोल रहे होते हैं वो पहले तैयारी करते हैं या बस ऐसे ही बोल देते हैं? क्योंकि अगर ऐसे ही बोल देते हैं तो सुनने वाला फिर तैयारी करता होगा, उसको समझूं कैसे मैं? तो वो जो 3-4 मिनट की अंग्रेजी बोलनी है, उतना प्रेशर नहीं होता होगा जितना एक पेपर पास करने के लिए अंग्रेजी लिखने का प्रेशर है। तो इसलिए हम चूंकि सीए में नॉर्मली गरीब कौम का बच्चा आता है, तो अंग्रेजी जो है ना वो एक बड़ा मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये उतना ही बड़ा मसला है जितना बड़ा आप इसको मसला बनाएंगे। जितना ज्यादा इसको आप अपनी तबीयत पे भारी करेंगे उतना बड़ा मसला बन जाएगा आपके लिए। जितना इसको रिलैक्स रह के चलेंगे उतनी जिंदगी आसान रहेगी। तो थ्योरी के लिए भी बेशक अपने अल्फाज में लिखना है, लेकिन इतने भी अपने अल्फाज नहीं होंगे, किताब से याद करना पड़ेगा आपको, तो याद हाँ करना पड़ेगा।
और एमसीक्यूज के लिए भी याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आपको जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा एमसीक्यूज की तकरीबन तकरीबन 100% प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे पास्ट पेपर्स की, क्योंकि 6-7 अटेम्प्ट हो गई ना, 22, 23, 24, 6 अटेम्प्ट हो गई, पूरे पूरी 6 अटेम्प्ट हैं एमएफए के पास पेपर्स की। स्प्रिंग 22 से शुरू हुआ था एमएफए, तो 6 पेपर्स हैं, एमसीक्यूज भी 100% ही कर रहे होंगे। तो आपको वो एमसीक्यूज करके अंदाजा होगा कि बुक में वो जो फलाना पैराग्राफ लिखा था वो फलानी लाइन पे उसने एमसीक्यू बना दिया। तो थोड़ी बहुत एमसीक्यूज के लिए भी आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है याद करने का। जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होता जाएगा। एमएफए वैसे तो आपने बुजुर्गों से भी कुछ ना कुछ सुन ही लिया होगा, सीनियर से। तो एमएफए कैफ के मुश्किल पेपर्स में नहीं है, यानी ये उन पेपर्स में नहीं है जिसे कॉम बहुत डरा करती है। तो ये निस्बतन आसान में से है। ये थ्योरेटिकल है, ये न्यूमेरिकल है, और तकरीबन तकरीबन मैंने 90 क्लास में कोर्स को बांटा हुआ है। ये मैंने जुम्मे वाले दिन भी ये बात कही थी, अभी चूंकि आधे बच्चे आप मुझे और नए भी नजर आ रहे हैं तो सरसरी सी बस बात दोहरा देता हूं। वैसे तो आप में से सारे बच्चे नहीं, कितने बच्चे हैं जो मुझसे नहीं पढ़े हुए कोई पेपर पहले? अच्छा ठीक है, क्या हुआ? नहीं बाहर क्या निकालना है, तो दे रहा है, दुरुस्त है, आखिरकार एहसास हो गया, आखिरकार जमीर ने मलामत करी थी। तो आप में से जो बच्चे इन 8-10 के अलावा सारे मुझसे ही पढ़े हुए, तो भरोसा करके आके बैठे हुए। ये जो एमएफए का पेपर है ना, ये मैंने फिर बता देता हूं कि मार्केट में 2 मॉडल चलते हैं। कुछ टीचर्स हैं जो अकेले ही इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, कुछ हैं जो 2 टीचर्स का कॉम्बिनेशन चलता है। जो 2 का चलता होगा उनको वो ठीक लगता होगा, जो 1 चलाते हैं उनको वो ठीक लगता होगा। तो मैं ये पूरा पेपर खुद ही पढ़ाता हूँ। और अगर आप भरोसा करके आ गए हैं तो भरोसा करके बैठना, फिर ये ना सोचते रहना कि पेपर देने, पता नहीं सही किया था मैंने कि नहीं किया था एडमिशन लेके, फिर ये ना करना। तो क्लास में आ गए हैं तो भरोसे से बैठना। थ्योरी भी मैं ही पढ़ाऊंगा, और स्टडी मटेरियल क्या रखूंगा वो अभी बोर्ड पे लिख के देता हूं। मेरा अपना जो स्टांस था पूरा पेपर खुद पढ़ाने का, अगर ये 2 लोग पढ़ाते हैं ना, मैं अपने स्टांस की बात कर रहा हूं, सब सही है, सारे टीचर सही है, मैं अपने स्टांस की बात कर रहा हूं, तो इसका जो ड्यू वेटेज है या इस पे जितना टाइम जितनी मेहनत लगनी चाहिए, 2 लोगों में बंटने की वजह से वो बैलेंस खराब भी हो सकता है। यानी इसको अगर 60% टाइम मिलना चाहिए, इसको 40% मिलना चाहिए, तो हो सकता है दोनों को 50-50 मिल रहा हो, 2 अलग अलग लोग होने की वजह से। ये मेरा स्टांस था। और आप लोगों के हिसाब से कभी मैं इसको ज्यादा, जैसे मैंने पढ़ाना है, तो मेरा अभी इनिशियली प्लान यही है कि मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा, एक न्यूमेरिकल करा के लगेगा अच्छा एक और करा देता हूं, फिर एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर 4 थ्योरी करा दूंगा बीच में, फिर एक न्यूमेरिकल ले आऊंगा, फिर 2 थ्योरी करा दूंगा, इस तरह करके चलूंगा। यानी मैंने ये नहीं करना कि 3 दिन न्यूमेरिकल 3 दिन थ्योरेटिकल, ये नहीं होना। मैंने मिक्सचर लेके चलना है, और आप लोगों के मशवरे से हो सकता है मैं कोई बात बदल भी लूं कि एक टॉपिक नहीं सर अभी न्यूमेरिकल और कर लें, तो चलो न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो इस तरह से ना मैं इसलिए इसको अकेले पढ़ाता हूं, और ये फैसला करने में मुझे 2 साल लगे, लेकिन फाइनली मैंने फिर फैसला कर लिया इसको पढ़ाने का। तो मैंने आपको जो पढ़ाना है उसके लिए जो न्यूमेरिकल है ना, वो तो सारे मेरे लेक्चर नोट्स ही हैं, जो आपने मुझसे पहले भी पेपर पढ़े हुए हैं, तो सारे लेक्चर नोट्स ही हैं। मैंने इवन की जो FAR2 जो लोग पढ़े हैं पहले या कॉस्ट पढ़े हुए हैं, मैं बहुत कम ही किताब पे ले जाता था, ज्यादातर मैं आपको रजिस्टर में ही सब करवाता था। तो न्यूमेरिकल के लिए तो मैं लेक्चर नोट्स ही चलाऊंगा। जो थ्योरी पोर्शन है, लास्ट टाइम मैंने एक काम ये किया था कि आई कैप की बुक को, क्योंकि एक कंप्लीट पिक्चर हमारे पास आई कैप की बुक होती है थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए खासतौर पे, तो मैंने उसकी बुक को लेके उसमें एडिटिंग की थी। उसमें कुछ चीजें जितनी समराइज कर सकता था, कुछ चीजें जो ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता था, पैराग्राफ लिखे हुए थे, कुछ का टेबल बना दिया, कुछ में जैसे आपने अगर इस चीज पे खुद भी कभी गौर किया हो कि एक पूरा पैराग्राफ याद करने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कोई की सेंटेंसेस होते हैं, तो मैंने उस पैराग्राफ में से एक लाइन बोल्ड कर दी, कोई कीवर्ड्स बोल्ड कर दिए, 10 बुलेट पॉइंट्स में उसमें कीवर्ड्स बोल्ड कर दिए। इस तरह से चेंजेस करके ना, तो हर चैप्टर के लास्ट सेशन में मैं वो नोट्स स्टूडेंट्स को दे देता था, और कॉपियर के पास भी होते थे और सॉफ्ट कॉपी भी शेयर हो जाती थी। तो आई कैप की बुक को अमेंड करके मैंने वो नोट्स बनाए हुए थे। इस दफा मैंने वो नोट्स पैक वालों को दे दिए, तो पैक की बुक के अंदर मैंने वो इनकॉर्पोरेट करवा लिए। अब उसकी प्रिंटिंग होने में 15-20 दिन शायद लग जाए, तो तब तक तो मैं आपको न्यूमेरिकल ही पढ़ा रहा हूँ। मतलब 15-20 दिन हम थ्योरी पे नहीं जा रहे, मैंने आपको 2 बड़े न्यूमेरिकल टॉपिक्स पढ़ाने हैं। शायद इतने में रिजल्ट ही आ जाएगा। आज क्या तारीख है? 24। हाँ, इतने में शायद रिजल्ट की करीब हम पहुंच गए होंगे, तो थ्योरी पढ़ने तक तो बुक आ जाएगी। तो इसलिए फिर पैक की बुक ले लीजिएगा आप लोग। और जो लोग फिर भी इसके कायल हो कि नहीं हमने किताब नहीं खरीदनी, तो ठीक है, मैं दोबारा से वो नोट्स फिर भी सॉफ्ट दे ही दिया करूंगा। जो उसको सॉफ्ट ही रखना चाहते हैं तो मैं फिर उनको दे दिया करूंगा। अदरवाइज ये मैंने इसको पैक की बुक में शामिल करवा लिया हुआ है। प्रैक्टिस के लिए मेरी क्या एडवाइस है भाई, बुक में इसलिए शामिल कराया ना कि बुक ले लें, अगर नहीं खरीदनी तो भी ठीक है, मैं उसको सॉफ्ट कॉपी शेयर कर लिया करूंगा। प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर है, 6 पास्ट पेपर हैं। MFA स्प्रिंग 22 से बना था,
तो 22 पूरा, 23 पूरा, 24 पूरा, 6 पास पेपर्स हैं। फिर इसके अलावा न्यूमेरिकल में खास तौर पे, स्पेशली न्यूमेरिकल की बात करूं, मैं बीएफडी भी पढ़ाता हूं, चूंकि ये फाइनल का एक सब्जेक्ट है बीएफडी। ये उसका नन्ना मुन्ना बच्चा एक कैफ में डाला गया था कि किसी तरह बीएफडी का थोड़ा सा निचला पोर्शन वो बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो न्यूमेरिकल के लिए पास पेपर्स तो है ही हैं, कुछ ज्यादा नहीं, जो मुझे लगा ना कि आपके लेवल पे मैं ला सकता हूं, वो बीएफडी वाले सवाल। ज्यादा नहीं है, ये बहुत ऊंचा है बीएफडी, आपके लेवल पे जितना कर सका। और 2 टॉपिक, बजटिंग और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, ये पहले कैफ 3 में हुआ करते थे, तब वो कैफ 8 होता था। तो सीएमए के पास पेपर्स, ये टोटल प्रैक्टिस मटेरियल है। अब इसमें ये क्वेश्चंस मैंने अगेन बुक में डलवाने के लिए दे दिए, तो वो भी बुक के अंदर आ जाएंगे। और वही बच्चे जो बुक नहीं लेना चाहते, तो मैं आपको थ्योरी वाला पोर्शन भी सॉफ्ट दिया करूंगा, और ये भी जो 1-2 फाइलें हैं वो भी मैं सॉफ्ट दे दूंगा। तो आपकी मर्जी है, जिसने मैंने बुक में डलवाया इसलिए कि बुक खरीदने में फिर स्टूडेंट के लिए भी आसानी रहती है, इसलिए बुक में डलवा दिया है। तो वो बुक जब प्रिंट होकर आ जाएगी, अच्छा जब तक बुक प्रिंट होकर नहीं आती, तो मैंने तो टॉपिक पढ़ाना है जिसमें ये चीजें हैं, तो वो फिर मैं आपसे सॉफ्ट में फाइल शेयर कर दूंगा, जो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चाहिए। और उसके अलावा खुद ताजे बना के सवाल क्लास में लिखवा रहा हूँ, वो तो प्रैक्टिस है ही है। तो ये टोटल एमएफए का स्टडी मटेरियल है, जिसमें थ्योरी, नोट्स जो कि मैंने कहा आईकैप के मैंडेट हैं, और पास पेपर्स की प्रैक्टिस। तो ये टोटल एमएफए का स्टडी प्लान है। तकरीबन 90 लेक्चर चाहिए मुझे, और उसमें से भी मैं अगर आपको अपना और अंदाजा बताऊं तो तकरीबन 35 के आसपास थ्योरी पे टाइम लगा रहा हूँ, और कोई 55 लेक्चर जो है वो न्यूमेरिकल पे लगा रहा हूँ। तकरीबन रफ सही है, वो 30-60 भी हो सकता है, न्यूमेरिकल पे आपके जरूरत के हिसाब से ज्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन रफली 35 थ्योरेटिकल पे लेक्चर्स और 55 न्यूमेरिकल लेक्चर्स रफली। इस स्टडी प्लान से रिलेटेड और पढ़ाने के तरीके से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, एतराज, परेशानी है तो बताइए। जी है, एमएफए की पूछ रहा हूँ। हाँ जी, किसी का कोई सवाल, परेशानी? क्या जी? अभी कहा तो यार नहीं होंगी, हुई भी तो मैक्सिमम 25-30 से ज्यादा नहीं है। नहीं, एमएफए में नहीं होंगी इंशाल्लाह, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होंगी, क्योंकि कोई वो नहीं है ना, कोई छुट्टियां वाला का है नहीं मामला। कुछ 2-4-5 छुट्टियां अगर मैंने भी पूरे सेशन में करनी हुई तो फिर भी गुंजाइश है, इजी एमएफए की इजी गुंजाइश है। अगर कभी एम ही छोड़ दिया करूंगा, चला यार रहने तो नहीं पड़ते आज, ये भी कभी कर लूंगा। R2 की बात R2 में। हाँ जी, इस स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई कंसर्न? दिसंबर तक पेपर जल्दी से निकल जाएंगे? नहीं, जनवरी एंड भी करेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं, मैं उम्मीद दिला रहा। ये बच्चे ने पूछा दिसंबर में कोर्स खत्म हो जाएगा, नहीं, जनवरी एंड पे ही होगा। पहले क्या करना आपने जाके, जनवरी एंड पे ही होगा खत्म। इसको मैंने नाम इसको दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। अदरवाइज आईकैप की बुक में चैप्टर का नाम डिफरेंट है, लेकिन मैंने चैप्टर को नाम लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग दिया हुआ है। और नंबरिंग भी मैंने आईकैप वाली ही बताया करूंगा। तो आईकैप की बुक के एतबार से चैप्टर 16 है। इसमें से तकरीबन पक्का ही समझें 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, अब वो 15 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 12-13 भी हो सकते हैं, एवरेज 15 कह रहा हूं। तो एक 15 नंबर का सवाल तकरीबन इसमें से पक्का है। बल्कि कुछ जज्बाती बच्चे भी होते हैं, देखेंगे 17 नंबर सुनने तो 15 का है। 12 से 18, चलो 12 से 18 मार्क्स का, तो 19 भी हो सकता है, लेकिन 12 से 18 मार्क्स का क्वेश्चन एक पेपर में आता ही आता है, और ये टोटली न्यूमेरिकल है। अब इसके लिए वो जो 2 सवाल कराए उसकी क्या जरूरत थी? तो डिसीजन मेकिंग जब भी करनी होती है ना किसी भी इंसान ने, बिजनेस ने, तो डिसीजन मेकिंग एक तो फ्यूचर को सामने रख के की जाती है। पास्ट कभी भी डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट नहीं होता, हमेशा फ्यूचर को देखते हैं। हाँ, पास्ट के तजुर्बों की बेस पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होती है, लेकिन डिसीजन करने के लिए फ्यूचर सामने रखते हैं। अगर आपने यह फैसला करना है कि स्प्रिंग 25 में 3 पेपर देने हैं और उसके लिए हॉस्टल चाहिए और घर से आना बहुत दूर पड़ता है, तो अब्बा ने कहा है कि ये ना
खैर है, हॉस्टल में रह लो, अटेम्प्ट देके ही वापस आना। तो अब आपने ये फैसला करना है, एक अटेम्प्ट देखें, बस एक अटेम्प्ट की बात हो रही है, तो अब ये फैसला करना है कि किस एरिया में हॉस्टल ढूंढना है। ये कंसिडर करते हुए, अच्छा अभी है सितंबर और मार्च तक का फेज देख रहे हैं। अब आपने इस फैसले को करते हुए कि हॉस्टल किस इलाके में देखना है, मूनसून की बारिशें और फिर गलियों में पानी भरेगा, फिर मैं आऊंगा कैसे, ये कंसिडर होना क्यों नहीं? क्योंकि आपने सितंबर से मार्च 25 तक के दरमियान के पीरियड को सामने रखते हुए डिसीजन करना है। हाँ, ठंड, गैस आती है कि नहीं आती है, गीजर चलता है कि नहीं, तो खैर कौन सा नाम है वो तो मसला नहीं है, गीजर गीजर इररेलेवेंट, गैस आती, खाने का क्या है, सर्दी में क्लासेस किस टाइम होनी है, तो फिर मुझे दूर से आना होगा कि करीब से आना होगा। तो आप जो भी डिसीजन कर रहे होंगे, आप डिसीजन करते हुए जहन में जो विंडो रख रहे होंगे वो सितंबर से मार्च है। एक और मिसाल देता हूं, बड़ा रूम है, बहुत सारी लाइट्स हैं, रूम बंद था, सफाई वाले ने कमरा बंद करके लाइट्स बंद कर दी, फिर कहा कि नहीं वो ना किसी का कैलकुलेटर रह गया है। अब वो कैलकुलेटर ढूंढने रूम में आना है, सारे हॉल की लाइट्स ऑन करना जरूरी नहीं है, जहां पर स्टूडेंट को लगता है कि कैलकुलेटर गिरा था बस वो लाइट ऑन कर लेना काफी है। यानी है कमरा बहुत बड़ा, लेकिन हम इस वक्त जिस होराइजन में देखना चाह रहे हैं वो इतने एरिया की लाइट बहुत है। तो हमने किसी भी डिसीजन को करते हुए कितने एरिया पे रोशनी डालनी होती है, कितने एरिया को सामने रखना होता है, कितने होराइजन को सामने रखना होता है। अगर एक साल को सामने रखना होता है तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, और अगर मल्टीपल पीरियड्स को सामने रखना होता है तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। जैसे हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री प्लांट सेटअप करें या ना करें, इस डिसीजन के लिए हम उस प्रोडक्ट की पूरी लाइफ कंसीडर करेंगे ना, कि कितने साल तक प्लांट चलेगा, कितने साल तक प्रोडक्शन होगी, कितने साल तक हम इसको बेच सकेंगे। तो मल्टीपल ईयर्स अंडर कंसीडरेशन आ जाएंगे। हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारे एक डिसीजन के लिए हमें बस 2-4 महीने के रिजल्ट्स देखने, एक्सपेंशन की तरफ जाना है। मल्टीपल ईयर्स ना, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। तो जब हम लोग सिर्फ 12 महीने के फैक्टर्स कंसीडर कर रहे होते हैं तो वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है, और जब हम मल्टीपल ईयर्स के फैक्टर्स कंसीडर कर रहे होते हैं तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। सिर्फ 12 महीने तक के अंदर अंदर फैक्टर्स कंसीडर हो रहे होते हैं, और लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग वो है जिसमें मल्टीपल ईयर्स कंसीडर हो रहे होते हैं। तो हम लोग लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ने लगे, और इसमें नॉर्मली, ये कोई सेट रूल नहीं है, नॉर्मली कह रहा हूं, हमने फैसला करना होगा कि एक नया प्लांट सेटअप करना है, एक्सपेंशन करनी हो सकती है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो सकता है, हो सकता है कि किसी कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट, यानी हम ये फैसला तो कर चुके हैं कि प्रोडक्ट ए लॉन्च करना है, उसके लिए फैक्ट्री सेटअप करनी है, लेकिन जर्मनी वाला प्लांट लें जिसकी लाइफ 5 साल है, या चाइना वाला प्लांट लें जिसकी लाइफ 3 साल है। अब हमें प्लांट भी चूज करने पड़ सकते हैं, प्लांट के रिप्लेसमेंट डिसीजन हो सकते हैं। यानी एक प्लांट हमारे पास चल रहा है तो क्या अभी ही रिप्लेस कर लें, नया प्लांट ले आए जिसकी लाइफ 8 साल है, या पुराने को ही इलाज करा के 8 साल और चला लें। तो प्लांट रिप्लेसमेंट डिसीजन भी हो सकते हैं। लाइफ पता ही नहीं, लाइफ पता नहीं है, अरे कुछ तो अंदाजा लगाना पड़ेगा। हम एस्टीमेट कर रहे हैं ना, कुछ तो अंदाजा ही लगाएंगे ना, कितने साल तक प्रोडक्ट चलेगा, कुछ अंदाजा लग के ही काम होगा, कुछ ना कुछ अंदाजा लगाने पड़ेंगे। अच्छा, इन सब में ना एक कॉमन बात यह है इन मिसालों में कि शुरू में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, नया प्लांट सेटअप करना है, तो इसलिए इनको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कह सकते हैं। और ये मैंने ब्रैकेट पहले इसलिए लगा दिया कि इसमें एक मिसाल नीचे और लिख रहा हूं, वो इस ब्रैकेट से बाहर है। इस लिस्ट में एक मिसाल और लिख रहा हूं, आप सबका पसंदीदा, कंटिन्यू और शट डाउन। ये ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है,
तो इसलिए इसको इस ब्रैकेट से नीचे अलग लिखिएगा। IS-40 की बिल्डिंग खरीदते हैं? हाँ हाँ, कोई नई बिल्डिंग खरीदनी हो सकती है। हाँ, अरे मिसालें लिखी है मैंने। कुछ बिजनेस, अगर प्रॉपर्टी का बिजनेस है जो बिल्डिंग खरीद खरीद के किराए पे देता है, तो वो भी फैसला कर सकता है कि फलानी बिल्डिंग खरीदने का ना खरीदे। हाँ, वो भी यही होगा। ये ज्यादातर तो मैंने वो मिसालें लिखी हैं जो सवालों में मिल जाएंगी आपको, इसलिए मैंने ये नाम लिखे हैं। इनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा मैंने, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है। ये तो चलें या कंटिन्यू करें, तो इनको इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कह सकते हैं। इन सब में बस बताना ये चाह रहा हूं कि ये सब लॉन्ग टर्म डिसीजन है। इनमें हमने जो भी फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे, जो हमारे सवाल सॉल्व करने का तरीका होगा, वो मल्टीपल ईयर्स को सामने रख के सॉल्व हो रहा होगा। चलें ठीक है, फिर अब इसको इंशाल्लाह कल ऑनवर्ड चलते हैं।